दोस्तों, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अगर कोई इंसान अगर एक बार घुस जाता है, एक बार क्राइम की दुनिया में घुस जाता है, तो उसके लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये एक ऐसा दलदल जिसमें जाना तो बहुत आसान है, लेकिन इससे बाहर निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। मैंने आपको बहुत सारी स्टोरी सुनाई इस पे, क्राइम की, हॉरर की और बहुत सारे गैंगस्टर्स की। लेकिन ज़्यादातर स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई, उनमें से क्या हुआ कि जो भी गैंगस्टर थे, तो कोई जेल में गया, तो किसी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, या फिर कोई गैंगवार में मारा गया। आज उनकी पूरी फैमिली तबाह हो चुकी है। ये ज़्यादातर गैंगस्टर जो भी थे, ये क्राइम से वापसी नहीं कर पाए। इनका कारण ये था कि ये क्राइम से वापसी नहीं कर पाए, नॉर्मल लाइफ में वापस ही नहीं आए। जो कुछ बचे हुए गैंगस्टर हैं, जो पुलिस की गोली से बच गए या एनकाउंटर से बच गए या गैंगवार से बच गए, उनकी ज़िंदगी अब जेल में कट रही है या फिर वो विदेशों में छुप के बैठे हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसे गैंगस्टर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो क्राइम की दुनिया में इतना बड़ा नाम बना। एक समय में जब दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली और अबू सलेम जैसे बड़े बड़े नाम मुंबई में चलते थे, उसी समय में एक 2 दशक तक एक बड़ा इतना बड़ा नाम था जिसका पूरी मुंबई में दबदबा रहा। एक ऐसा इंसान जिसका अगर एक बार फ़ोन अगर किसी को चला जाता था, किसी मुंबई के व्यापारी के पास चल जाता था या कारोबारी, इवन पॉलिटिशियन, तो उसको लगता था कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो जान से जाऊंगा। इसने पूरे मुंबई पे कब्जा किया और पूरे मुंबई पे राज किया। लेकिन कुछ घटनाएं इसके जीवन में ऐसी आई, इसके बाद इसने क्राइम की दुनिया पूरी तरह से छोड़ दी। आज ये नॉर्मल लाइफ जी रहा है। आज हम उसी गैंगस्टर के बारे में बात करेंगे, कैसे ये गैंग क्राइम की दुनिया में आया और कैसे ये वापसी इसने करी। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अश्विन नायक के बारे में। एक ऐसा नाम जिसने एक समय में दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और अरुण गवली इन सबको टक्कर दी थी। अकेला गैंगस्टर था जिसने अकेले, इसका एक भाई भी था, इन दोनों ने मिलकर पूरे पूरे के पूरे मुंबई पर राज किया था। ये गैंगस्टर ऐसा था कि इसके नाम से उस समय मुंबई कांपती थी। लेकिन आज यही गैंगस्टर पूरे मुंबई को या युवाओं को एक सलाह देता है कि क्राइम की दुनिया में मत आना, यहाँ से वापसी का रास्ता नहीं है। तो आज हम बात कर रहे हैं अश्विन नायक की लाइफ के बारे में बात करेंगे। कैसे इसका बचपन कैसे बीता और कैसे क्राइम की दुनिया में आया, कैसे इसने हाई प्रोफाइल केसेस करे और कैसे इसके ये क्राइम का क्या ग्राफ था इसका, और कैसे इसने वापसी करी, जो बहुत ही कम केसेस में होता है कि कैसे इसने क्राइम की दुनिया से वापसी नॉर्मल लाइफ में करी, और क्या कारण थे उनके पीछे जिससे एक वापसी कर पाया या इसने सोच लिया कि मेरे को वापसी करनी है। तो ये बहुत ही कहानी इंटरेस्टिंग रहने वाली है कि अश्विन नायक ने कैसे क्राइम की दुनिया से नॉर्मल लाइफ में वापसी करी और कैसे इतना बड़ा गैंगस्टर आज एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। अश्विन नायक जो है, मुंबई के एक दादर इलाका है, वहाँ पे एक नॉर्मल जो मीडियम फैमिली में जैसे होते हैं, इसका जन्म हुआ था। अश्विन पढ़ने में ठीक ठाक था, लेकिन इसका शौक था बॉडी बिल्डिंग का। खेल में और बॉडी बिल्डिंग में अश्विन बहुत तेज़ था। इसने इनिशियली जो थी सिविल इंजीनियरिंग में अश्विन ने पढ़ाई करी। और शायद ही मेरे ख्याल से कुछ एक गैंगस्टर हैं जो मुंबई में या आसपास, जो भी मैंने आपको कहानी सुनाई, कुछ ही लोग हैं जो पढ़े लिखे गैंगस्टर बने, उनमें से एक था ये। लेकिन गरीबी और समाज की जो हकीकत थी, इसके अंदर धीरे धीरे एक महत्वाकांक्षाएं जो थी समाज के उसमें कि मेरे को बड़ा आदमी बनना है, उसको ये गलत रास्ते पे ले गया। यहीं से ये क्राइम की दुनिया में इसने एंट्री कर ली। जैसे जैसे अब अश्विन बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे ये सोच रहा था कि मैं अमीर बनूं, कुछ बड़ा करूं। तो इसने शुरू में तो इसने जिम खोली अपनी, और जिम में इसने बॉडी बिल्डिंग का रास्ता अपनाया और बॉडी बिल्डर इसने लोगों को भी साथ में इसकी भी ट्रेनिंग देने लगी कैसे बॉडी बिल्डिंग करके। उस समय में बॉडी बिल्डिंग का बहुत क्रेज़ था, नए नए युवाओं को लगा था कि जिम खुली है, तो इसने इन्वेस्टमेंट करके बड़ा अच्छा बॉडी बिल्डिंग का वो खोला। इनिशियली इसने बहुत अच्छा काम किया, ईमानदारी से काम करता। लेकिन आपको जैसे कि पता है कि बॉडी बिल्डिंग करते हुए और जिम करते देखते कि जहाँ जिम करते हैं तो वहाँ पे बॉडी बिल्डर्स आते हैं, और ज़्यादातर जिम करने युवा जो हैं, इनमें जो अच्छे मसल मैन होते हैं, इनका यूज़ करते हैं कौन? जो बड़े बड़े गैंगस्टर होते हैं और भूमाफिया होते हैं। इनसे कब्जे छुड़वाने के लिए, कब्जे करवाने के लिए, और जो फर्दर जो गलत काम है इनका यूज़ करते हैं। तो यहीं से इस मुलाकात होती है इन बॉडी बिल्डर्स के थ्रू। वहाँ के लोकल जो माफिया थे, जो स्मगलर थे और बिल्डर जो गुंडे थे, उन सब से इसकी मुलाकात होती है। शुरू में ये इनको बाउंसर की सर्विस देता था ताकि ये इनको प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन धीरे धीरे इसको लगने लगा कि अगर इस फील्ड में मुझे कामयाब होना है तो यहाँ पे ताकत और पैसा चलेगा, बस ताकत चलेगी, या फिर आपके पैसा होना चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? बंदूक के दम पे। यहीं से इसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रख लिया। अब 1980 के शुरुआत की बात थी। अश्विन का पहला केस पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया था। इसने एक वहाँ के एक लोकल स्मगलर था, बता दें कि इसने उसका मर्डर कर दिया। अब मुंबई की गलियों में एक ही बात होने लगी थी कि अगर पंगा ले लिया अगर अश्विन नायक से, तो फिर जान से जाओगे।
अब इससे पंगा लेना और मतलब जान से अपना जाना, यहीं से इसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया। लोग इसके बारे में बातें करने लगे और इसको लगने लगे कि मैं तो बहुत बड़ा नाम बन गया हूँ, जैसे हर गैंगस्टर को लगता है, और ये क्राइम की दुनिया में उतर गया। इसके बाद इसने खून और बंदूक का इसके ऊपर ऐसा साया पड़ा, वापस ये आने की कोशिश करी लेकिन बहुत मुश्किल हो गया था इसके लिए। अब इसके बाद धीरे धीरे इसके राजनीति में आया, बिल्डर से इसके संबंध बने और कैसे इसने वसूली का करा उसके बारे में बताते हैं। 1980 और 90 के बीच में जो दशक था, अश्विन नायक ने पूरे पूरे मुंबई का रियल एस्टेट जो मार्केट था उस पर अपनी पकड़ बना ली थी। कई बिल्डर, कारोबारी और फिल्म की जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी, अब उनको समझ में आने लगा था अगर अश्विन नायक से पंगा ले लिया तो ये जान से मार देगा। इतना खतरनाक गैंगस्टर था कि ये खुलेआम दिन दहाड़े हत्या करता देता था, और यहाँ तक कि इसके खिलाफ कोई गवाह भी सामने नहीं आता था। तो लोगों ने इसे डर के इसको अपना, जो भी काम करते थे, बिल्डर अगर बिल्डिंग बनाते थे या कोई व्यापारी काम करता था, इनका एक इसका कमीशन तय कर दिया कि अगर इसको एक प्रोटेक्शन दे दिए, एक हिस्सा दे दिया तो प्रोटेक्शन मनी टाइप हो जाएगा और हमें कोई परेशान नहीं करेगा। अब नाइक का नाम जो है मुंबई के सबसे बड़े जो मेन गैंगस्टर के लिस्ट में आने लगा, इस गिरोह का नाम जो आने लगा था, जहाँ दाऊद इब्राहिम, अरुण गवली और ये सब छोटा राजन गैंग धीरे धीरे दिल्ली से, मुंबई से शिफ्ट हो रहे थे, वैसे वैसे अपने राज को, ये अपनी चीज़ों को डोमिनेट करता जा रहा था। इसके बाद मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड था वो पूरा पूरा गैंगस्टर का जो था वो मैदान बन चुका था। अब गैंग जो दाऊद इब्राहिम था वो मुंबई से फॉरेन में जाके शिफ्ट हो गया था। कुछ लोग कहते हैं दुबई से, तो कुछ कहते हैं वो बाहर कराची से ऑपरेट कर रहा था। और छोटा राजन जो गवली थे वो अपने अपने इलाकों में हावी हो चुके थे। नाइक के साथ अब इनका डोमिनेंस का जो टकराव होने लगा था, नाइक को लगा कि मैं मुंबई पर राज करूँगा। इसी चक्कर में मुंबई में गैंगवार शुरू होने लगे, दिन दहाड़े हत्या करे जाने लगी और दोनों गैंग्स आपस में भीड़ पड़े। नाइक को लगा कि अब मैं दिल्ली मुंबई को पूरा पूरा टैकल कर लूँगा और अपने अंडर कर लूँगा। वहीं जो दाऊद और ये अरुण गवली इस तरह गैंगस्टर थे, उनको लगने लगा कि अगर इस तरह से छोड़ दिया तो हमारे हाथ से मुंबई निकल जाएगी। मुंबई निकलना मतलब पूरा महाराष्ट्र और पूरा देश बाहर हाथ से जाना। इसके बाद इसने जबरन वसूली और जो इसने जो सारा सुपारी का काम वहाँ पे शुरू किया, उससे पूरे के पूरे मुंबई में दहशत फैल गई। इसके खिलाफ जो भी गवाह उठता था वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टीरियस सर्कमस्टांस में उसकी डेथ हो गई, और उसके पीछे कारण बताया कि इसने उनका मर्डर करवा दिया। मुंबई में हर जगह खौफ का राज चल रहा था। ऐसा लग नहीं रहा था कि सब लोग अश्विन जो नायक है इसके जो दबदबे से बाहर आ पाएंगे, जो इसका खौफ है उससे बाहर आ पाएंगे। मुंबई पुलिस ने 90s के जो 1990 के दशक में अंडरवर्ल्ड का सफाया करने के लिए एक ठान ली थी, एक अभियान चला था उस समय में। अश्विन नायक पर हत्या, जबरन वसूली और इस तरह के दर्जनों केस लगा के मुंबई पुलिस ने इसको अंदर कर दिया। अंदर जाने के बाद इस सबको लगा कि अब तो अश्विन नायक अंदर चला गया, अब क्राइम का इसका खात्मा हो जाएगा और अब संभल जाएगा। लेकिन ये कई बार जेल गया और वापस दोबारा से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद इसने और ज़्यादा क्राइम बढ़ा दिया। बाहर क्यों आया ये? क्योंकि मैंने आपको बताया था हर तरह की, जब भी ये अंदर जाता था तो ये ग्राहों को डोमिनेट कर लेता था और जो नहीं बोलते, इसके खिलाफ बोलते थे, उनको मार देता था। अब इसने अंदर से ही डोमिनेट करके पूरे पूरे केसों को पलट दिया अपने खिलाफ, और सारे के सारे गवाह इसके जो थे पलट गए, और जो बचे थे जो नहीं पलटे वो मारे गए। कुछ गवाह जो थे लापता भी हो गए, पुलिस की फाइल्स में आज भी उनको लापता बताया था, लेकिन बताते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था। नाइक गैंग की जो दहशत थी पूरे मुंबई में फैलती जा रही थी, अब वो महाराष्ट्र से लेकर देश भर में फैलती जा रही थी। अब 1992 में मुंबई की जो एक अदालत थी, वहाँ पेशी के दौरान अरुण गवली गैंग था, मैंने आपको बताया था इनके बीच में गैंग वार चल रहा था। अरुण गवली का गैंग जो है, ज़्यादातर देखा है कि वो जो क्रिमिनल्स होते हैं वो वकीलों का वो एक ड्रेस पहन के अंदर आ जाए ताकि उनको अंदर एंट्री में आसानी मिले। वहाँ भी ऐसा हुआ, वकील अंदर आए और उन्होंने अश्विन नायक के ऊपर बेधड़क गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। लेकिन गोलियों से जैसे जैसे वो बच गया, मरा नहीं, लेकिन उसकी एक रीढ़ की हड्डी में वो गोली लगी। उसके बाद वो ज़िंदगी भर के लिए पैरालाइज हो गया और व्हील चेयर पर वो आ गया। इस हादसे के बाद उसकी सोच जो थी बदलने लगी थी। उसको लगने लगा था कि इतने सैकड़ों लोगों को जिसने मैंने मारा और जिस तरह से मैंने मुंबई पे कायम करा, अपना खौफ कायम करा, आज वही अश्विन नायक इतना लाचार और बेबस था। वो अपनी डेली चीज़ों को करने के लिए भी बहुत लोगों पे डिपेंड हो गया था। लेकिन उसको गैंग तो चलाना ही था, क्योंकि कारण ये था कि नायक गैंग में एक इसका मैंने आपको बताया था कि ये दो भाई थे। अमर नायक की जो मैं कहानी सुनाऊंगा अमर नायक की, ये भी बहुत बड़ा गैंगस्टर था और बहुत खूंखार क्रिमिनल था। इसने किस तरह से मुंबई पे इसने राज किया और किस तरह से इसका एनकाउंटर हुआ था, उसकी मैं आपको स्टोरी अगले एपिसोड में बताऊंगा।
तो कहानी यहाँ से है कि 1996 में मुंबई के नागपाड़ा इलाके में पुलिस ने इसका भाई जो था, इनके ब्रदर थे, अमर नाइक का इनकाउंटर कर दिया। अब भाई की मौत के बाद जो गैंग की कमान थी पूरी की पूरी अश्विन के हाथ में आ गई थी। अब उसी को ही गैंग चलाना था। लेकिन व्हील चेयर पर जब ये डोल बैठा हुआ था तो अब धीरे धीरे इसकी ताकत कम हो रही थी और बाकी गैंग्स हावी होते जा रहे थे और पुलिस भी अब इस पर हावी होती जा रही थी। धीरे धीरे इसका गैंग बिखरने लगा और जो इसके बाकी जो साथी थे उनका पुलिस ने उठा के एनकाउंटर कर दिया और जो कुछ बचे कुचे थे उनको जेल में डाल दिया। अब इसकी जो अश्विन नाइक की पर्सनल ज़िंदगी थी वो भी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी। इनकी जो पत्नी थी नीता नायक, वो शिवसेना से पार्षद थी और काफ़ी अच्छी लीडर थी उस समय की। और बताते हैं कि उस समय घर के बाहर जो कुछ लोगों ने इनके ऊपर गोलियां चला दी इनकी वाइफ के ऊपर और उसके बाद इसकी डेथ हो गई। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि इस सब के पीछे अश्विन नायक का ही हाथ था। एक पति ने ही अपनी पत्नी का मर्डर करवा दिया। लेकिन जब केस चला तो वही जब पहले होता था कि गवाहों को धमकाते, सबूत नहीं मिलते थे, वही हुआ। सबूतों के अभाव में जो ये अश्विन नायक को छोड़ना पड़ा और ये केस हमेशा के लिए इसकी हिस्ट्री में ऐड होगा कि किस तरह से एक क्रिमिनल ने ना सिर्फ बाहर के लोगों को मारा बल्कि अपनी वाइफ के साथ भी इस तरह से गलत काम कर दिया उसने। अब सालों ये जेल में रहा, भाई के इतने इसने चीज़ें टॉलरेट करी और इसके भाई का भी मर्डर हो चुका था। अब हादसे में पूरी तरह लाचार हो चुका था। अब इसकी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर रही थी। परिवार भी इसका टूट चुका था क्योंकि वाइफ के जाने के बाद इसकी वाइफ परिवार में ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। इसके बाद अश्विन नायक को लगने लगा था कि या तो पुलिस वाले इसको मार देंगे, अगर नहीं भी मारा तो ये गैंग तो नहीं ऑपरेट कर पाएगा क्योंकि ये दुनिया लंबी नहीं चलती क्राइम की। अब बड़े बड़े गैंग आ चुके थे वहाँ पे, इसकी जगह पे बड़े बड़े जो युवा गैंगस्टर थे उनका भी एनकाउंटर हो रहा था, उनको भी पुलिस नहीं छोड़ी। तो इसको समझ में आ गया था अगर मुझे लंबा काम करना है तो मुझे इस क्राइम की दुनिया से बाहर आना पड़ेगा, वरना पुलिस वाले मुझे मार देंगे और नहीं तो मेरी ज़िंदगी पूरी जेल में निकलेगी। इसके बाद इसने क्राइम की दुनिया से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। अश्विन ने फैसला कर लिया क्राइम की दुनिया से बाहर आऊँगा और इसने पूरी की पूरे ये क्राइम की दुनिया को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह दिया और उसके बाद इसने व्यापार की दुनिया में वापस आ गया। जो हैरानी की बात थी, जो अश्विन नायक एक समय में जो बिल्डर्स को धमकाता था वही रियल एस्टेट के धंधे में उतर आया था। हमेशा अश्विन नायक से जब भी बात होती थी वो हमेशा युवाओं को एक ही बात बोलता था, मैं तो किसी तरह से इस दलदल में से बाहर आ गया हूँ, लेकिन यहाँ से वापस लौटना बहुत आसान नहीं है। एक बार आप इस रास्ते में चले गए तो वापसी आपकी नहीं हो पाती। युवाओं को हमेशा कहता था कि आप क्राइम में बिल्कुल मत जाओ। अगर आप गए, इसके भी लेटेस्ट इंटरव्यू हैं वो भी यही बार बार यही बोलता है कि मैं क्राइम की दुनिया में गया, अब नहीं जाऊँगा और जो भी युवा हैं इसमें मत जाएँ क्योंकि मैंने तो इसमें से एग्जिट कर लिया। लेकिन बहुत सारे युवाओं को एग्जिट करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि या तो उनको पुलिस वाले उनका एनकाउंटर कर देते, नहीं तो वो जेल में उनकी ज़िंदगी कटती है। अब ऐसा नहीं था कि अश्विन नायक ने अपने जो क्राइम करे थे उनको भुगता नहीं। अश्विन नायक पे कुछ जो केसेस थे जिनमें इनके सबूत और गवाह नहीं बिगड़े तो उसमें अश्विन नायक को सज़ा हुई और अश्विन नायक ने उन सारी केसों की सज़ा को मर्जब करके उसके बाद इसने सज़ा पूरी करी और एक नॉर्मल लाइफ में एक वापसी करी। इसके बाद इसने रियल एस्टेट का कारोबार शुरू कर दिया और अब ये बिल्कुल शांति से अपना काम चलाता है। अब ये बहुत ही मतलब बताते हैं कि एक ये स्पिरिचुअल बंदा बन गया है और भगवान के साथ भी इसका जुड़ाव हो गया है। और हमेशा ये युवाओं को इसकी जो भी इंटरव्यूज होते हैं, जब भी इससे बात होती है कोई मैगजीन्स का इंटरव्यू, तो यही कहता है कि क्राइम की दुनिया में कुछ नहीं रखा, सब कुछ अपना खो दोगे। जैसे कि मैंने अपनी फैमिली, अपना भाई और जिस तरह से इसने अपना बाकी लोग इसने खोए, अपने गैंग के सारे मेंबर्स खो दिए, इसी तरह से युवाओं के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए हमेशा नसीहत देता है। अब मेरी गोली सर में लग के आर पार हो गई थी। सर में आर पार हो गई थी? गोली कौन सी जगह लगी थी सर? यहाँ लग के अब ऊपर डाइवर्ट हो गई हो, यहाँ से निकल गई हो। हाँ। पर मुझे लगा था कि बाबा आई वोंट बी एबल टू मूव, हिल नहीं पाता कुछ नहीं, पर ग्रेजुअली स्लोली सेंसेशन आने लगा, बट थोड़ा कंट्रोल गया बॉडी के ऊपर गोली लगने के बाद। ठीक है, मेमोरी अभी भी ठीक है, बाय गॉड्स ग्रेस आई एम फाइन। अभी क्या इतना जिंदगी जी ला, 30 साल तो हो गए घटना को, अब कितनी जिंदगी है और हंसते जिएंगे और क्या। देखो ये वन वे ट्रैफिक है, ये वन वे ट्रैफिक, यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ दिस हेल। और यह तुम चाह के भी नहीं निकल सकते हो। मे बी आई एम लकी, यू नो, मैं बहुत लकी हूं
कि मैं भी निकल पाए उसके अंदर से। आज यंगस्टर्स को बोलूंगा ये सब छोड़ दो, सब में कुछ मजा नहीं है, क्योंकि एक टाइम तुम अंदर चले जाओगे तो अभी निकलना बहुत मुश्किल है। मीडिया से एक बार बात करते अश्विन नायक ने कहा था कि मुंबई का अंडरवर्ल्ड अब खत्म हो चुका है, पुलिस ने ज़्यादातर गैंगस्टर को ख़त्म कर दिया है और अब असली खतरा जो है साइबर क्राइम से है। ये मतलब सोच लीजिए कि इसकी इतनी कितना ये आगे सोचने वाला था। आज के समय में साइबर क्राइम की हम बात करते हैं, लेकिन ये बंदा 20 साल पहले ये बता रहा था कि अब ये दुनिया ख़त्म हो चुकी है और साइबर क्राइम का दौर आने वाला है। तो इसका सोचिए कितना ये दिमागदार बंदा था। एक सिविल इंजीनियर था, लेकिन इसका दिमाग बहुत शार्प था। ये आज की दुनिया को कहता है कि उसका कहना है कि आज की जो पीढ़ी है पुराने अंडरवर्ल्ड के रास्ते पर नहीं चल रही, बल्कि ये जो पीढ़ी है शिक्षा ईमानदारी से काम कर रही है और अपने सपनों को पूरा कर रही है। लेकिन आज भी कुछ युवा जो हैं मिसगाइड होकर आज भी क्राइम की दुनिया जुड़े हुए हैं। इसको अश्विन नायक का यही रास्ता है, यही है कि मैं इन युवाओं को संदेश दूँ, मेरी लाइफ से इंस्पिरेशन मिले कि अगर मैं छोड़ सकता हूँ गलत रास्ते को, अगर मैं जा सकता हूँ तो आप भी छोड़ सकते हैं। और वैसे तो आपको इस दुनिया में आना ही नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो मेरी जैसी हालत आपकी भी हो सकती है। अब मुंबई की जो पुरानी बस्तियां थी, लोग आज भी जब मिलते हैं तो यही कहते हैं कि जब वहाँ बड़े बड़े जो बिल्डर्स जो पुराने लोग हैं जो बताते हैं कि यहाँ पे कभी नाइक गैंग का राज होता था। रात के सन्नाटे में भी अगर रन उसकी नाइक की बात हो जाती थी तो लोग डर के मारे अपने घरों में छुप जाते थे। दिन दहाड़े गोलियाँ चलती थी। और आज जो लोग उस समय में जवान होते थे आज बुजुर्ग हो चुके हैं इसकी तरह, वो भी इसकी किस्से कहानी सुनाते हैं कि नाइक कितना खतरनाक आदमी था और कैसे इसका भाई इतना खतरनाक था, इन्होंने कैसे मुंबई पे डोमिनेट किया। अब इसकी कहानी से जो है अश्विन नायक की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि क्या सीख मिलती है कि अश्विन नायक की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि पैसा और ताकत की जो लालच होती है अपराध की राह जो हमें चुनने के लिए बार बार इंस्पायर करती है, लेकिन वो रास्ते में बर्बादी हमें लेके आती है। एक पढ़ा लिखा जो इंजीनियर था, जो समाज के लिए एक मिसाल बन सकता था, देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था अच्छा काम करके, अपराध की दुनिया चल पड़ा और उसकी जवानी जेल में निकली और बाद में अदालतों को उसने सारी जिंदगी चक्कर काटे। लेकिन एंड में वही वो भी आज युवाओं को यही कहता है कि क्राइम की दुनिया में मत जाना, वरना आपको पूरी ज़िंदगी सब तबाह हो जाएगी। मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड है वो आज बीते ज़माने की बात चुकी है। पुलिस ने ज़्यादातर जो गैंग्स थे बड़े बड़े उनका खात्मा कर दिया है, पर इनके जो डरावने किस्से हैं आज भी लोगों की दिमाग में बैठे हुए हैं। अश्विन नायक का नाम अब क्राइम की दुनिया में दर्ज हो चुका है। उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक है कि किस तरह से आप क्राइम की दुनिया में आओगे तो आपके साथ क्या हो सकता है और आपको बाहर निकलने के लिए एग्जिट करने के लिए बहुत मुश्किल होएगी। यही अश्विन की कहानी अश्विन जो नायक की कहानी हमें लाइफ में सिखाती है कि कैसे अंधेरी गलियां जो हैं उनका जो रास्ता इतना चमत्कार जो इतना दिखता है कि बाहर चमकदार है, अंदर सारा का सारा वहाँ पे खोखला है अंदर से वो। और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गलत रास्ते पे सिर्फ और सिर्फ आपको मौत मिलती है या पुलिस की गोली मिलती है। एक समय का डॉन आज समाज में शांति और चेतावनी का संदेश दे रहा है कि आप क्राइम की दुनिया में गए तो आपका सब कुछ तबाह हो जाएगा, पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी। ये कैसे बदलाव की तरफ बताता है कि कैसे आज सोसाइटी में बदलाव आ रहा है और युवा सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज अश्विन नायक की कहानी, बहुत ही अलग कहानी थी। ज़्यादातर मैंने आपको जो कहानियाँ सुनाई उनमें गैंगस्टर का एंड बड़ा ही दुखद हुआ। उसमें या तो एनकाउंटर हुआ उसका, या नहीं तो उसका गैंगस्टर ने मर्डर कर दिया, या फिर वो अब जेल में है। उनकी फैमिली आज पूरी की पूरी बिखर चुकी हैं। वहीं आज नायक की कहानी एक अलग तौर पे दिखी, हमें दिखा कि क्राइम की दुनिया में जाने पे आपके साथ क्या हो सकता है। लेकिन आप क्राइम की दुनिया में कितना भी गलत काम कर लो, आप चाहो तो वहाँ से एग्जिट कर सकते हो और सही दुनिया में आ सकते हो। आज नायक आज युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है, सही काम कर रहा है, रियल एस्टेट का काम कर रहा है। तो युवाओं को भी इसी तरह से गलत रास्ते को छोड़ के अपने अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए, तो यही चीज़ें करनी चाहिए। तो दोस्तों यही आज थी अश्विन नायक की कहानी। फिर से हम इस यहाँ पे मिलेंगे और आपको अगली एपिसोड में हम बात करेंगे अमर नायक के बारे में। इसका भाई जो था बड़ा खूंखार क्रिमिनल था वहाँ का, मुंबई का, और कैसे इसने इतना बड़ा गैंग बनाया और कैसे ऑपरेट करा और बाद में कैसे पुलिस वाले गोली से मारा गया। बोलते हैं कि कुछ लोग धोखे से मारा गया। उसी कहानी के बारे में बात करेंगे। ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ कि मैं इसको वही बताना चाहूँगा, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य कहीं भी समाज में गुस्सा पैदा करना या फिर क्राइम को बढ़ावा देना नहीं है, युवाओं कहीं भी क्राइम की तरफ बढ़ावा देना नहीं है। बस हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि युवाओं को और जो बाकी लोग हैं उनको पता सके कि क्राइम कैसे अब ग्रूम होता है और उसके पीछे रीजंस क्या हैं, और साथ ही साथ समाज में एक जागरूकता पैदा करना है। बस हमारा ये संदेश है कि अगर आप इस तरह से गलत काम युवा करेंगे
तो आपका एंड भी इसी तरह से गलत होगा। या तो आप पुलिस की गोली से मारे जाओगे, नहीं तो आपकी ज़िंदगी जेल में या इनकाउंटर से आपका जीवन तबाह हो जाएगा। तो दोस्तों आज यही कहानी थी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और बाकी हमें स्टोरीज आपको पसंद आ रही हैं, बाकी हमारे इतने सारे वीडियोस हमने डाले हैं, उनको भी ज़रूर देखिए। अगर आपको सब पसंद आ रहा है तो अपनी ज़रूर इनको लाइक कर दीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि हमें वीडियोज़ में कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए या हमारी कहानी में कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। हम उसके आपकी जो राय है हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और अगर आपको लगता है कि हमें कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिसकी लाइफ के बारे में हमें वीडियो बनाना चाहिए, तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, हम उसको कवर अप करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो यहीं आज हमारी स्टोरी की ख़त्म होती है, यहीं हमारी स्टोरी का एंड होता है। फिर से एक नई स्टोरी में मिलेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए भारत गौरव न्यूज़ पर। धन्यवाद।